चलिए हम लोग देख रहे हैं टॉपिक वेक्टर। तो वेक्टर के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी जरूरी है? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और तीसरा फॉलोज लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। और स्केलर के लिए क्या कहते हैं? स्केलर के लिए कह देते हैं अभी के लेवल में द क्वांटिटी which is not a vector is called scalar। जो वेक्टर नहीं है वो सारे स्केलर होगा। फिजिकल क्वांटिटी वो है जिन्हें हम मेजर करते हैं, और मेजर करते हैं तो फिर ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में बांट दिया, एक कह दिया वेक्टर और एक कह दिया स्केलर। तो बारी आया ये देखने की सिंबॉलिक ये वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट कैसे करें वेक्टर को। ये पिछले लेक्चर का डिवीजन भी है, तो आप उसे ध्यान से देखें। रिप्रेजेंट करने के पहला तरीका है डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब कर दें। जैसे 10 न्यूटन टुवर्ड्स फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट, आपने डायरेक्शन भी बोल दिया, मैग्नीट्यूड भी बोल दिया। और मैग्नीट्यूड फिजिक्स में क्या होगा? नंबर विथ यूनिट, केवल नंबर के नहीं होंगे। दूसरा था क्या था? सिंबॉलिक, एनी सिंबल हैविंग एरो ऑन इट से। जैसे एस के ऊपर में एरो डाल दिया, या एफ के ऊपर में एरो डाल दिया, या ए बी लिख के उसके ऊपर में एरो डाल दिया, या एक्सलेशन ए लिख के एरो डाल दिया। ये सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेक्टर को। यहां पर तीसरा था ग्राफिकल। यदि आप कहना है 5 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो उसको ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? पहले ज्योग्राफी वाला नॉर्थ और ईस्ट देखेंगे, और ठीक उसके बीच में 45 डिग्री पे जो डायरेक्शन होगा, इसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। ये लाइन बना लेंगे, और इस पे यदि मैं 5 यूनिट का फोर्स दिखाना चाहता हूं, तो 1 2 3 4 5 ऐसा 5 यूनिट 1 सेंटीमीटर का एक स्केल चुन लेंगे। 1 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट मतलब इक्वल नहीं लिख के 3 लाइन दे रहा हूं 1 न्यूटन के, और ऐसा करके यहाँ एरो डाल देते हैं। तो एरो का जो लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड बताएगा वेक्टर का, और डायरेक्शन जो होगा एरो का वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करे, वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और एरो से जब किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। एरो का जो सामने वाला सिरा होगा इसे हेड कहते हैं एरो का, और पीछे जो पॉइंट है इसे टेल। फिर आपको मैंने बताया कि जब दो वेक्टर कहीं लिख, तो एक दिख रहा है 40 डिग्री, 40 लिखने में, चलो एक दिख रहा है 360 डिग्री, और दूसरी तरफ दिख रहा है 300 डिग्री। ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी। तो यदि आपको लिखना हो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बिटवीन ए एंड बी, किसको कहोगे? 60 डिग्री को या 300 डिग्री को? तो वो जो आप अभी कह रहे हो ना, उसे ही फॉलो करना, यही उसका डिफिनेशन है, बिटवीन ए एंड बी। यहां पर है ये 60 डिग्री। यहां चेक करो, आप जब वेक्टर को उसके पैरेलल कहीं शिफ्ट कर दोगे, पैरेलल, बिना डायरेक्शन बदले, बिना लंबाई बदले, तो ये कोई चेंज नहीं आएगा। ये भी वेक्टर ये कहलाएगा, ये भी वेक्टर कहलाएगा। आपने खींच दिया पैरेलल कहीं भी, तो क्या ये एंगल बदला?
अभी भी क्या है 60। तो दो वेक्टर के या तो टेल एक जगह इकट्ठा हो या हेड एक जगह इकट्ठा हो, तब जो उनके बीच में स्मॉल एंगल बनता है उसे कहते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, आप इस बात को समझिए, यहां पर एक ट्रायंगल दिख रहा है हमारे सामने 120 डिग्री, ये वेक्टर था ए, ये वेक्टर था बी, और ये वेक्टर है एक सी। यहां पर है 40 डिग्री, तो यहां पर कितना एंगल होगा बताना थोड़ा। 20 डिग्री, टोटल 180 ही तो चाहिए यार, उससे ज्यादा मत कर देना। अब बताओ एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, कैसे पता चला 60 डिग्री? 120 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए का वहां हेड है और बी का टेल है। क्या होना चाहिए? या तो दोनों का टेल, दोनों के पूंछ एक जगह बंधे हो, या दोनों के सिर एक जगह है। तो हम एक जगह टेल या हेड लाने के लिए क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं। तो बी को, ए को हमने धकेल कर आगे कर दिया, वेक्टर को उसके पैरेलल। वेक्टर एक एरो है, एरो का जब तक तुम डायरेक्शन नहीं बदलो या लंबाई नहीं बदलो तब तक वो वेक्टर नहीं बदलेगा। वो एरो लेके तुम ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट पे चले जाओ, फर्स्ट से तुम सेकंड फ्लोर पे चले जाओ, पोजीशन बदलने से स्पेस में वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या क्या है? लेंथ और डायरेक्शन। तो एरो को तुम रोटेट कर दोगे थोड़ा सा, तब तो डायरेक्शन बदल जाएगा, वेक्टर बदल जाएगी। या लंबाई बढ़ा दो तो भी बदल जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताओ, तो ए को हमने जब शिफ्ट कर दिया तो यहाँ ए और बी का पूंछ एक जगह आ गया। अब यहाँ पर जो एंगल है वो 60 डिग्री, वो होगा एंगल बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, एंगल बिटवीन बी एंड सी क्या कहें? क्यों? हाँ, एंगल बिटवीन बी एंड सी ये हो गया 40 डिग्री। अच्छा, एंगल बिटवीन ए एंड सी कितना? क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? हाँ, दोनों के टेल एक जगह। तो ये ध्यान रखना है, छोटा साइज है, कोई बहुत बड़ा काम वाला नहीं। लेकिन इसके नहीं याद रखने से आगे कुछ जो फॉर्मूले आएंगे उनमें हमसे गलतियां होंगी। अब मुझे बताओ कि यदि कहीं वेक्टर लिखा हुआ है, ये ऐसे यदि मैं लिख दूं तो क्या ये एक्सप्रेशन सही है? क्या मिसिंग है? लेफ्ट साइड में एरो दे दिया सिंबल के ऊपर में, मतलब वेक्टर है, और राइट साइड में डायरेक्शन नहीं है। 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। अब मुझे ये बताइए, यदि इसको मैं 3F लिखूं तो 3F से आपके दिमाग में क्या आएगा? 30 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। और 1/2F से क्या आएगा दिमाग में? 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। और -2F से क्या आएगा दिमाग में? बहुत बढ़िया, 20 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट। पूरब के अपोजिट होता है पश्चिम। तो माइनस आता है किसी वेक्टर में, तो जिस वेक्टर में एरो था उसके वो उसे अपोजिट कर देता है। आप इस पेज पर अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया सीख गए, जिसे क्या कहते हैं? इस कंसेप्ट के लिए कंसेप्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय एनी स्केलर। स्केलर मतलब केवल नंबर। किसी नंबर से यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है असर, ये आपने अभी देखना सीखा। क्या ये डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन मैं ठीक फिर से समझाऊं या समझ में आ गया? क्लियर है ना? यहाँ वेक्टर का वेक्टर से इंटरेक्शन नहीं है, वेक्टर का किसी नंबर से इंटरेक्शन।
तो जैसे आप कहते हो 2f, मतलब आपने साइज एरो के डबल कर दिया, डायरेक्शन से कोई छेड़छाड़ नहीं किया। यदि आप कहते हो 1/2f मींस साइज हाफ कर दिया। यहां से नोट करना शुरू कर दो, और चाहो तो पिछले लेक्चर के लिए 2-3 पेज छोड़ लो, किसी का कॉपी लेके अपना लिख लेना। ठीक, चलो आगे शुरू कर दो, छपाई शुरू कर दो। ये आज का यहां से पॉइंट आ गया। एक पॉइंट नया हमने देखा कि स्केलर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना है, जो बचपन में मल्टीप्लिकेशन था वही रहेगा, और डायरेक्शन को वो चेंज नहीं करेगा। यहाँ माइनस से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर देगा। -20 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट लिखोगे तो क्या ये बोलना अच्छा लग रहा है? मैंने आज सुबह सुबह, मेरा दिन ही खराब था, -200 रुपये का लॉस हो गया। ऐसे बोलना अच्छा लगेगा सुन के? क्या बोलोगे? अरे सर लॉस बता रहा हूँ तो आप समझो ना, मैं दुखी हूँ, चला गया। माइनस लगा के क्या तुम गणित सिखाओगे मुझे? तो बोलचाल में तुम माइनस यहाँ लगा के क्या करना चाहोगे? मुझे कंफ्यूज करा। -200 पहले तो 3 दिन उसे ये समझने में लगेगा कि मैं हंसू या रो, बच्चे का क्या हुआ, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। एक तो लॉस दिख रहा है, एक माइनस भी दिख रहा है। हाँ, तो क्या करना ठीक रहेगा कि आप जब माइनस का मीनिंग जानते हैं, माइनस माइनस प्लस कर लोगे तब हंसेंगे कि सर एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ था। ऐसा ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट आइडिया यूज मत करना। तो दिन भर है ना 200 रुपये का लॉस हुआ है, ऐसा मत कुछ करना। पास अच्छा है, बोलो ना। नेक्स्ट पॉइंट समझिए। आपसे मैंने कहा डायरेक्शन बोलना सिखाया था, आप बोल करके बताएं। ज्योग्राफी में ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, और यहाँ पर है एक 30 डिग्री पे डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे हम? ईस्ट तो कहेंगे नहीं, कहेंगे से, ईस्ट से 30 डिग्री, 30 तो दो तरफ, नॉर्थ भी जा सकते हैं, लेकिन 30 साउथ, आप लोग गणितज्ञ हो, ये 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ये भी बोल सकते हो। सर 60 कहां से आया? 90 में से 30 हटा लिया यार, 90 - 30 60। तो दोनों चीजें इनमें बोली जा सकती है। सर मेरा मन कर रहा है कि इसको मैं साउथ ईस्ट बोलूं, ऐसे मन को मत करने दो। साउथ ईस्ट कौन सा डायरेक्शन होगा? एकदम 45 वाला। अब कहानी आता है, एक एग्जाम्पल में आपसे कहा गया ड्रॉ, फोर्स है एक 10 न्यूटन टुवर्ड्स ऑफ ईस्ट। आपको ये ड्रॉ करने के लिए कहा गया है, तो ड्रॉ मतलब ग्राफ बनाने को कहा गया। तो क्या क्या करना पड़ेगा? पहले ग्राफ पेपर लेंगे, उस पे ज्योग्राफी वाला नॉर्थ ईस्ट दिखाएंगे, नॉर्थ एंड ईस्ट, और फिर हम सोचेंगे कि ये कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट से ऑफ ईस्ट। और अब डायरेक्शन भी चुन लिया, फिर क्या करेंगे? आपने जब इसे चुन लिया तो अब क्या करने वाले हैं? अब देखेंगे उस पे 10 यूनिट का लेंथ, और इसे आप कह देंगे स्केल, एक डिसाइड कर लेंगे पहले। सर यदि मैं चाहता हूं कि 1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन हो, तो ऐसा यदि स्केल तो
आएगा आएगा, आने ही वाला। आ गया, तो आया 5 न्यूटन है तो 2 सेंटीमीटर से काम चल गया। यदि स्केल, तो ये आपका डिसीजन होगा ग्राफ बनाते वक्त क्या स्केल रखें, या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा इंडिया का मैप, आप स्कूल के कामों के लिए एक छोटे पेज पे भी देखते हो और घर में टांग के रखते हो बड़ा सा पोस्टर। तो आप कितने भी किसी भी तरह का मैप लेते हो तो उसमें एक नीचे लिखा रहता है स्केल। ये नहीं होगा कि एक इंडिया का मैप है और उसमें स्केल ऐसा है जिससे दिल्ली और मद्रास के बीच में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हो, तो फिर जरूर वो मैप गलत। मतलब आप क्या करोगे, स्केल जो होगा उस स्केल से वो लेंथ को लेके मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस देखोगे तो वही आएगा जो किसी भी मैप में होना चाहिए, दिल्ली और मद्रास के बीच का डिस्टेंस। ये नहीं कि वो अलग अलग मैप में अलग अलग आएगा। स्केल आप स्केल वाइज छोटा करते हो, स्केल वाइज बड़ा करते हो। मान लो आप डिजाइन बनाओगे किसी मशीन का, तो मशीन का डिजाइन बनाओगे आप बीटेक में, तो वो एक छोटे कागज पे भी बनाओगे, बड़े कागज पे भी बनाओगे, मशीन बड़ी बड़ी भी रहती है। आप कहोगे नहीं मुझे उतना बड़ा पन्ना लाके तो जितना बड़ा सर मैं कंपनी बनाऊंगा, वो तो नहीं होगा। तो स्केल वाइज वो बनाएंगे। हाँ, वो कंपनी में जो पार्ट्स आप मशीन बड़े से कुछ यूज कर रहे हैं, उनके जो पार्ट्स आप जिस रेशियो में वो मशीन बड़ा होगा उसी रेशियो में आपने जो डायग्राम बनाया होगा उसके साइज बड़े, वो रेशियो एक खास स्केल वर्ड के साथ आप मैप के बनाकर रखेंगे साथ में। अब यहाँ पर ये ड्रॉ करना आप सीख गए। हाँ, आप नहीं बनाएंगे तो वो नॉर्थ ईस्ट कोई मान लेगा, तो क्या कोई और डायरेक्शन मान लिया तो आप एंगल बनाएंगे तभी तो पता चलेगा ये कौन से डायरेक्शन की बात कर रहा है। फिर आपके सामने में मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई थी, ये नोट करना। नहीं, बाकी सब कोई नहीं, जिनको याद है अच्छी बात। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जब बात करते हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो एफ लिखा रहता है उसके बगल अगल लाइन खींच देते हैं, मतलब डायरेक्शन काट के हटा दिया, ये क्या बचा, मैग्नीट्यूड। जैसे गब्बर के दोनों हाथ काट दिए थे ठाकुर ने, नहीं यार ये तो उल्टा हो गया कहानी, ठाकुर के दोनों हाथ काट दिए गब्बर ने, तो डायरेक्शन जो है वो नहीं बता पाता है। तो ये हाथ कट गए दोनों तरफ के लाइन से, ये एफ के आपने हाथ काट दिए मतलब डायरेक्शन हटा दिया। या एक काम कर सकते हो कि एरो ही हटा दो, एरो हटा दोगे तब भी वो क्या हो जाएगा, स्केलर। यदि कहीं पर वेक्टर लिखा हुआ है 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, तो आप यदि कहते हैं एफ का मॉड तो वो होगा 10 न्यूटन। एफ का मॉड केवल 10 नहीं हो सकता, ये गलत है। एफ का मॉड मैग्नीट्यूड क्या होगा, 10 न्यूटन। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड फिजिक्स में होता है ए नंबर विथ यूनिट, ए नंबर विथ यूनिट। मैग्नीट्यूड फिजिक्स में जब भी बात करेंगे तो बात करेंगे नंबर विथ यूनिट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एरो हटा के 10 न्यूटन। क्यों, क्योंकि एरो हटा दिया मैंने डायरेक्शन हटा दिया। यहां चेक करिए, वेक्टर एक था स्पेशल यूनिट वेक्टर, ये किसे कहते थे, एनी वेक्टर which has magnitude 1, which has magnitude 1 and has no unit। नो यूनिट माने ऐसा यूनिट नहीं है जिसके, is called unit vector। It is used to represent direction, represent direction। Any symbol having cap on its head represents unit vector, represents
यूनिट वेक्टर। जैसे हम कह देते हैं ए कैप या ए बी कैप या एस कैप या वी कैप या आई कैप या एन कैप, ये सारे क्या हो गए? यूनिट वेक्टर हैं। यदि इनका कोई लंबाई पूछे, इनका कोई मैग्नीट्यूड पूछे तो वो लिखोगे 1, उसके आगे कोई यूनिट नहीं होगा, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, ये कुछ नहीं। यदि एस कैप है उसका यूनिट लिखोगे तो ये जो भी है, मतलब वो सॉरी 2 नहीं 1, हमेशा जो यूनिट वेक्टर का लेंथ आएगा वो आएगा 1, उसके साथ कोई यूनिट नहीं रहेगा। जबकि मैग्नीट्यूड मैं कहता हूं नंबर विथ यूनिट, लेकिन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसमें कोई यूनिट, ऐसा यूनिट मौजूद नहीं होगा और लेंथ होगा 1। और सम कन्वेंशनल यूनिट वेक्टर, कन्वेंशनल यूनिट वेक्टर। अब यहां ध्यान दीजिएगा, आप एक्स वाई जेड एक्सिस को जानते हैं, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 1 यूनिट लेंथ ले लेंगे तो इसको आप आई कैप कहते हैं। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में 1 यूनिट लेंथ ले लेंगे तो उसको जे कैप कहते हैं, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में 1 यूनिट लेंथ ले लेंगे, इसको के कैप कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आईजे के कन्वेंशनल डायरेक्शन, कन्वेंशनल यूनिट वेक्टर। कन्वेंशनल मतलब जिसका मीनिंग सबको पता है, आपको पता है पारंपरिक रूप से, जो भी फिजिक्स पढ़ते हैं या मैथ्स पढ़ते हैं, यदि वो आई कैप कहीं लिखा देखेंगे तो उससे उनका मतलब दिमाग में क्या बनेगा कि 1 यूनिट का वेक्टर किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। आई कैप जब भी कहीं लिखा देखेंगे तो 1 टुवर्ड्स प्लस एक्स। अच्छा, यदि माइनस आई कैप लिखा देखेंगे तो उसका क्या मतलब हो जाएगा? तो जो प्लस एक्स एक डायरेक्शन है तो माइनस एक्स भी तो एक डायरेक्शन होता है, तो 1 टुवर्ड्स माइनस एक्स। यदि इसी तरह जे कैप कहते हैं +1 टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई, और माइनस जे कैप कहेंगे तो माइनस जे कैप मतलब माइनस वाई एक्सिस। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, कैप वाला कोई भी वेक्टर होगा तो उसकी लंबाई होगी 1 यूनिट के बराबर। आप लोग सोचो तब तक कि यहां पर है एक वेक्टर ए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप, और वेक्टर है बी 5 न्यूटन आई कैप। ये दोनों वेक्टर सेम वेक्टर कहलाएंगे या नहीं में कहलाएंगे? ए और बी जो ए कैप, ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम वेक्टर है या नहीं है? दो वेक्टर सेम कब होंगे? जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। दोनों के डायरेक्शन क्या है? अलग या एक जैसा? दोनों में आई कैप लिखा है मतलब दोनों प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो दोनों के डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड क्या सेम है? हाँ हाँ, दोनों 5-5 है, तो क्या दिक्कत है? यूनिट अलग है। तो एक जो है एक्सेलरेशन है और दूसरा जो है फोर्स है, तो ये सेम नहीं हो सकते। अच्छा, तो सर क्या ये पैरेलल वेक्टर्स हैं? आपको क्या लगता है पैरेलल है? डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल वेक्टर्स है। सर क्या ये एंटी पैरेलल कहला सकते हैं? ना ना, दोनों प्लस एक्स की तरफ है तो एंटी पैरेलल कैसे? तो आपने 3 और नए नाम देख लिए, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, सेम वेक्टर, ठीक है। और एक नेगेटिव ऑफ वेक्टर भी जानते हैं, जो एफ वेक्टर था 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, तो माइनस एफ हो गया था 10 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट, तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर भी जानते हैं, ठीक है। और दोनों वेक्टर को यदि मैं ऐड कर दूं एफ और माइनस एफ को, तो क्या आ जाना चाहिए? 0। अरे एक ब्लॉक रख दो, +10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, -10 न्यूटन मतलब
10 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट, दोनों यदि आ जाएंगे तो नेट क्या हो जाएगा? एक प्लस एफ है और एक माइनस एफ है, दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। दो वेक्टर यदि हो तो निगेटिव ऑफ ए वेक्टर कौन है? वो माइनस है। किसका निगेटिव है? एफ का, माइनस एफ। इन दोनों की खासियत क्या है? इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये आ जाएगा 0। और 0 क्या? 0 वेक्टर। एक और नया नाम आया, कौन सा? क्योंकि दो वेक्टर को इकट्ठा करेंगे तो नया जो वेक्टर आएगा वो 0 वेक्टर होगा, क्योंकि इक्वेशन के लेफ्ट साइड में वेक्टर हो और राइट साइड में स्केलर हो, ऐसे कैसे होगा? तो सर क्या वो वेक्टर थोड़ा अलग अंदाज में लिखेंगे? नहीं यार, इंसान आलसी होता है, 0 लिख के छोड़ देंगे, कहानी वही है। सर 0 के ऊपर मैं एरो बनाऊंगा, तो बना लो, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ रहा। 0 माइनस 0, तो 0 वेक्टर को सर आप कैसे डिफाइन करोगे? मैं कहूंगा ऐसा वेक्टर जिसका लेंथ 0 हो और जिसका डायरेक्शन डिफाइंड ना हो। जिस डायरेक्शन में मर्जी ले लो, कोई भी डायरेक्शन ले लो, तो जिसका डायरेक्शन डिफाइंड ना हो वो कहलाएगा 0 वेक्टर। जब भी आप किसी वेक्टर की बात करते हैं 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, तो इसमें दो टुकड़े देखते हैं। एक तो देखते हैं फोर्स, एक तो देखते हैं मैग्नीट्यूड और दूसरा देखते हैं डायरेक्शन। मुझे ये बताइए, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका था? मॉड लगा के लाइन खींच दो, डायरेक्शन गायब। और डायरेक्शन दिखाने का तरीका, कि डायरेक्शन दिखाने की जिम्मेदारी आती है टोपी वाले वेक्टर पे। जैसे आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हो तो एम्पायर भले ही इंडियन हो, जब टोपी पहन के वो पीच पे है तो फिर ये नहीं कि अच्छा विराट कोहली आउट हो गया ना, मैं नहीं दूंगा, ऐसा नहीं कर सकता। मतलब वो किसी टीम का मेंबर नहीं रहता। तो यहाँ जो एफ कैप होगा, इस एफ कैप का यदि आपको वैल्यू चाहिए तो कैसे पता करेंगे? एफ कैप पता करेंगे वेक्टर एफ को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। अरे देखो ना, राइट साइड में प्रोडक्ट है ना, तो एफ कैप क्या होगा? तो राइट साइड से लेफ्ट साइड लाओगे तो डिनोमिनेटर में नहीं चला जाएगा मॉड एफ। अरे सिंपल मैथमेटिक्स यार। आप एफ का वैल्यू लिखो 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, और नीचे कौन आया? 10 न्यूटन, काट पीट के कितना हो गया? 1 टुवर्ड्स ईस्ट। ये अब फोर्स वेक्टर, ये एफ कैप वेक्टर फोर्स है या नहीं, ये सोच के बताओ। ये वेक्टर है, ये फोर्स है या नहीं? एफ कैप अब ये फोर्स है या नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि यूनिट नहीं है। वैसे भी टोपी वाला वेक्टर, कैप वाला वेक्टर किसी टीम का मेंबर नहीं होता। हाँ वही देखो ना, न्यूटन कैंसिल आउट हो गया, तो न्यूटन नहीं होने के कारण ये फोर्स नहीं है, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि हमने डिफाइन किया है यूनिट वेक्टर सारे एक यूनिट लेंथ के होंगे, उनका कोई यूनिट नहीं होगा, और वो उसका एक ही मकसद है, डायरेक्शन बताना। तो यदि एक ही मकसद है तो वो ना तो फोर्स के कैटेगरी का होगा, ना वेलोसिटी के कैटेगरी का होगा, ना एक्सीलरेशन के कैटेगरी का होगा, ना ही डिस्प्लेसमेंट के कैटेगरी का होगा। तो सर क्या वो सारे वेक्टर थे? हाँ धीरे धीरे अच्छा अच्छा चलो यहाँ तक यदि, अरे सुनो तो सही यार, अब यहाँ तक यदि आ गए तो इतना तो पता चल ही गया कि टर्म बहुत से हैं जिनको हमें सावधानी से यूज करना है। आज के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट नया पॉइंट जो आप याद रखते हैं, डिफिनीशन है ये। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर at angle theta from it. Component of a vector f at angle theta from it is f cos theta. यहाँ देखो ना ना, अरे ऐसा मत करो, ये तो ज्यादा उत्साहित हो गया। तो अप्लाई करके देखिए, ये जो कंपोनेंट वर्ड है, ये कंपोनेंट का एक और मीनिंग और नाम मैं लिख देता हूं,
कंपोनेंट का एक और नाम दिख जाता है हमें, प्रोजेक्शन। तो कंपोनेंट वर्ड आए या प्रोजेक्शन वर्ड आए, दोनों का एक ही मीनिंग लेकर के हम सोचेंगे। जैसे मान लो यहां एक्स और वाई एक्सेस है, ध्यान से देखना। एक वेक्टर हमने लिया है जिस वेक्टर को कह रहे हैं एफ, और इस वेक्टर का जो एंगल है थीटा बन रहा है ये एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन वाला कंपोनेंट कितना होगा एफ का? तो एफ का एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो यहां पर यदि हम लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। अच्छा सोचो यदि कोई कहे अलोंग वाई एक्सिस तो एफ कॉस 90 माइनस थीटा, जो क्या हो जाता है एफ साइन थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाता है एफ साइन थीटा। और इन दोनों को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक साथ मिला करके कह देते हो। इन दोनों को एक साथ मिला करके एक नाम दे दिया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों नाम दिया? कुछ और नाम दे देते, स्क्वायर कंपोनेंट, सर्कुलर कंपोनेंट। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नाम देने का मकसद था एक्स और वाई से कोई यहां बनाओगे तो एक रेक्टेंगल बन सकता है जिसका ये एफ डायगोनल की तरह दिखेगा। और आप यदि अपना पूरा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि ये टुकड़ा जो है ये है एफ कॉस थीटा, और ये टुकड़ा जो है ये है एफ साइन थीटा। चेक करो ट्रिग्नोमेट्री एक्नोमेट्री लगा के। आपको यदि बीच वाले का लेंथ एफ पता है तो नीचे वाला जो साइड होगा वो एफ साइन थीटा होगा, और वो वर्टिकल वाई वाला जो साइड होगा वो एफ साइन थीटा आएगा। हॉरिजॉन्टल वाला जो साइन आएगा एक्स वाला वो एफ कॉस थीटा आएगा। तो या तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के देखोगे, और यहाँ एक रेक्टेंगल का ये साइड है दोनों, तो इसीलिए इनको ये जो एक्स और वाई कंपोनेंट हैं 90 डिग्री वाले दोनों टुकड़े, इनको हम कहते हैं एफ के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। कौन से कंपोनेंट? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सर मैं नहीं याद रखूंगा, तो अभी मत याद रखो, अभी केवल किसको याद रखो? ये जो ऊपर आया है डब्बा इन्हें याद रखो। सर आपने तो इधर एफ के ऊपर एरो दिया और फिर दो लाइन से उसके डायरेक्शन काट कर हटाए, तो मैं तो आलसी हूं, एरो ही हटा लूंगा। तो दो लाइन देने का कोई काम ही नहीं है। एफ के ऊपर से जैसे ही मैंने एरो हटाया तो वो किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा? मैग्नीट्यूड को, और उसका कॉस थीटा। सर आपने अभी अभी 2 मिनट पहले कहा कि कंपोनेंट और प्रोजेक्शन एक जैसा वर्ड है, तो सर आप ये भी बताओ, प्रोजेक्शन से तो मेरे दिमाग में आता है कि इमेज बनाना या शैडो कास्ट करना, तो ऐसा कुछ प्रोजेक्शन से मेरे दिमाग में सेंस आता है। तो मैं आपको याद दिलाता हूं, यहां पर यदि एक वेक्टर है एफ और ऐसे लाइट आ रही हो, ऐसे लाइट आ रही हो, तो एक्स एक्सिस पे शैडो कितना बड़ा बनेगा? ध्यान से देखना, तो क्या ये शैडो बना? ये यदि ऊपर से ये लाइट आ रही थी तो ये हम क्या कहेंगे कि इस एरो का ये प्रोजेक्शन है। इस एरो का कहां पर प्रोजेक्शन है? ये एक्स पे। यदि मैं एक्स एक्सिस पे ये जो प्रोजेक्शन आ रहा है थीटा एंगल पे, इस प्रोजेक्शन के लिए मैं नाम दे देता हूं एफ एक्स। तो याद करो कॉस थीटा यदि ट्रायंगल से आप लिखते हो तो ट्रायंगल से कॉस थीटा क्या लिख देते? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो एफ एक्स कितना हो जाता? एफ इंटू कॉस थीटा। यही तो है एक्स कंपोनेंट। यदि मैंने कंपोनेंट को डिफाइन किया तो कैसे डिफाइन किया? वेक्टर, और उससे यदि थीटा एंगल पर हम जाकर कंपोनेंट देखते हैं या थीटा एंगल पर किसी लाइन पर प्रोजेक्शन लेते हैं, तो जो प्रोजेक्शन आता है वो प्रोजेक्शन का वैल्यू डिफाइंड किया गया है ऐसे। ऐसा ही क्यों, मैं अकल नहीं लगाना है आपको। सर लाइट मैं वर्टिकल ही क्यों लाऊं, मैं कहीं और से लाऊंगा। आपको शैडो को क्या कहा गया? ये डिफाइन किया है ऐसे। तो लाइट यदि ऐसे आ रही हो और एक्स एक्सिस जिस पे आप शैडो बनाना चाहते हैं उसके परपेंडिकुलर ही लाइट डालेंगे ना। आप बीच में खड़े हैं, उस दीवार पे मुझे आपका शैडो चाहिए और मेरे हाथ में लाइट सोर्स, लाइट सोर्स आपके परपेंडिकुलर, दीवार के परपेंडिकुलर ही तो डालूंगा आपके ऊपर। नहीं सर मेरे के तो पैरेलल आप लाइट दो, उस दीवार पे शैडो बनेगी। कैसे बनेगी? ऐसे थोड़ा ना होता है। तो आप जो जिस एरो का जिस लाइन पे आप शैडो बनाना चाहते हैं उसके परपेंडिकुलर लाइट दो। देखो शैडो का जो लेंथ होगा दैट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एफ अलोंग दैट
पर्टिकुलर नहीं, ठीक है। तो आप ये जो प्रोजेक्शन वर्ड देखें कभी, तब भी डिफिनीशन यूज करें कंपोनेंट वाला। कंपोनेंट वाले डिफिनीशन यूज करने में बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो मैं बोलूंगा और आप जो है सही सोच के जवाब देने की कोशिश करना। यहाँ देखो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और ये डी वेक्टर, जल्दबाजी मत करिएगा। ये है थीटा, ये है फाई और ये है अल्फा। आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा, कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ सी। डायरेक्शन ऑफ, पहले तो ये सोचो, फिर देखो कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ए, फिर देखो कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन डी, कंपोनेंट ऑफ डी इन डायरेक्शन बी। अब बारी बारी से सोचना शुरू करो, देखो या तो गलत करोगे या सही करोगे। यदि कंपोनेंट का डिफिनीशन आपने याद कर लिया तो आप सही करोगे। शुरू करो, पहला वाला देखो। पहले वाले में आपने क्या लिखा, कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ सी। किसका कंपोनेंट बना रहे हो? अरे कंपोनेंट किसका बना रहे हो? ए का। तो एक लेंथ लो और उसके साथ एंगल मल्टीप्लाई करना है कॉस वाला। कौन सा एंगल? ए से सी तक जाओ, ए से सी तक कितना एंगल दिख रहा है? थीटा प्लस फाई। चलो अब आओ, कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए। किसका कंपोनेंट बना रहे हो? कंपोनेंट ऑफ किसका? बी का। तो बी का लंबाई ले लो और उसके साथ कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। कहां से कहां तक? बी से ए के बीच का एंगल कॉस थीटा। चलो कंपोनेंट ऑफ ए इन डायरेक्शन ऑफ डी बोल के बताओ। कंपोनेंट ऑफ ए की लंबाई और डी की तरफ कितना? कॉस थीटा प्लस फाई प्लस अल्फा। ध्रुव अब सब शांत रहो, ध्रुव बालक तुम भी बोल लो एक बार यार। डी का डायरेक्शन बी में बताओ, डी का डायरेक्शन बी में। ए बालक, कौन सा वाला बोलना है? पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा बोलना है। अच्छा, और मुझे पता है तुम घूम रहे हो दिमाग से, जल्दी सोच के बताओ। चौथा वाला सोच के बताओ जल्दी। कॉस, सही जवाब। वापस आ गया क्लास में। सर एक हाँ वेट करो, पहले इस पॉइंट पे कंफर्टेबल हो जाओ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी जितना भी पेज आया है उसमें, अभी जितना भी पेज आया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि मतलब जैसे आपने इसमें लिखा था कि ए इन डायरेक्शन ऑफ सी, तो जब मतलब अगर हम ए को प्लेन मान ले तो उसमें अभी फिलहाल क्या कहा मैंने? परंपरा एक बनी हुई है जिससे वो डिफाइंड है, उसे बदलने का अधिकार ना तुम्हें है ना मुझे है, ठीक है। आपको ये जब तक नहीं कहे किस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो आप मत बोलिए, क्योंकि अलग आपको पता है कि डायरेक्शन थोड़ा सा भी बदलेगा तो कंपोनेंट का वैल्यू बदल जाएगा। यदि आपको नहीं बताऊं मैं डायरेक्शन, तो कंपोनेंट बोलोगे कैसे? क्योंकि डिफिनीशन कहाँ किया है, क्या दिया है डिफिनीशन आपको? किसी वेक्टर से थीटा एंगल पर। आपको यदि ये थीटा एक्सप्लेन नहीं करूं मैं, वो डायरेक्शन नहीं बताऊं मैं, तो फिर कंपोनेंट बनाओगे कैसे? अलग अलग एंगल पे अलग अलग वैल्यू आएगा। वाले क्वेश्चन जैसे वो सोचेंगे। अभी फिलहाल तुम्हें क्या सिखा रहा हूँ पहले बोलो। हाँ उसमें जाके भी मैं बात कर लूंगा। नहीं होती तो तुम एक्स और वाई चुन के ना कंपोनेंट बनाते हो, कि हवा में बनाते हो कंपोनेंट? कैसे बनाते हो? किसी या तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बनाते हो, या इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल परपेंडिकुलर बनाते हो। एक ही तो नहीं बनाते ना। उस कंपोनेंट का क्या नाम मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जब एक्स वाई लेके सोचेंगे तो क्या करेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सोचेंगे। क्या यहाँ मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ या सीधे कंपोनेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ? तो कंपोनेंट में तुम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्यों लाके चिपका रहे हो दिमाग में? दो चीजें अलग अलग को क्यों मिक्स कर रहे हो? यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक लाइन सिखा रहा हूँ कि कंपोनेंट वर्ड का मीनिंग क्या, उसको कैसे यूज करेंगे। आप अभी मैंने यहाँ कहाँ लिखा है? क्या मैंने एक्स वाई बनाया है? क्या मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वर्ड यूज किया है? नहीं।
यहाँ मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि अभी मैं केवल और केवल कंपोनेंट बता रहा हूं आपको कि इस डिफिनीशन का क्या मतलब है कि जिस किसी भी वेक्टर का आप कंपोनेंट लिखने की सोच रहे हैं, उस वेक्टर का लेंथ लो, मैग्नीट्यूड लो, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर विथ यूनिट, और उसके साथ cos थीटा मल्टीप्लाई कर दो। वो थीटा क्या है? उस वेक्टर से उस डायरेक्शन के बीच का एंगल जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट आप ढूंढ रहे हो। थ्री वाला फिर से लिखूं? ये समझ में आ गया? अरे रुक जाओ यार। अच्छा अरे शांत हो जाओ। और आदित्य और भी बच्चे हैं ना, आप शांत रहो, आप शांत रहो। यहाँ चेक करो, ये यहाँ चेक करिए। थ्री वाले में किसका कंपोनेंट लिखना है? ए का लेंथ ले और उसके साथ एंगल जाएंगे ए से डी के बीच। ए से डी के बीच कितना बड़ा एंगल दिख रहा है? ए से डी के बीच, तो ये अल्फा प्लस फाइव प्लस थीटा, अल्फा प्लस फाइव प्लस थीटा। ये ऑनलाइन आदित्य का आंसर है। ध्रुव, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बोल लो। वहां हम लोग क्या सोचेंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। वाह वाह। मजाक मत करो, उसने पूछा भी नहीं, पूछा है उसने जो। तो दोनों बच्चे अच्छे कर रहे हैं, अपने कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। अब आप अगला पॉइंट देखिए। जो बच्चे एनएलएम में जाके दुखी हो रहे थे, सर एनएलएम का मतलब फुल फॉर्म बताओ। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो उसमें जब आप चले गए तो ध्यान से देखिए, आपने एक इंक्लाइंड प्लेन देखा और वहां पर रखा हुआ है ये ब्लॉक एम, और ये हॉरिजेंटल लाइन देखा, हॉरिजेंटल, और हॉरिजेंटल ये है और ये अब आपसे कोई कहता है कि mg को दिखाओ कैसे ब्लॉक पे लगेगा, तो आप कहोगे कि सर ये तो मैंने पता है वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। अब आपसे कोई यदि ये कहता है कि इंक्लाइंड प्लेन का ये थीटा जो है ये इंक्लाइनेशन कहलाता है, इंक्लाइनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। अब आपसे कोई कहे कि राइट वर्टिकल राइट component of mg along the inclined plane, जैसे इस एग्जांपल में आपसे कहा गया कि mg का कंपोनेंट लिखिए किसके डायरेक्शन में? इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में। तो याद करो इंक्लाइंड प्लेन से ये एंगल कितना दिख रहा है आपको? 90 माइनस थीटा। और कंपोनेंट का डिफिनीशन क्या आपने पढ़ा है? mg इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। ये कितना हो गया? mg साइन थीटा। ये जो आपको पहले से याद है वो भी सही दिखेगा। जो आपके पास डिफिनीशन है उन्हें यूज करो तो वही आएगा जो किसी ने पहले आपने कभी लिखा होगा एनएलएम में। वो यही इसी डिफिनीशन से वो भी आया है। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें कंपोनेंट के बारे में आप देख रहे हैं कि क्या मीनिंग है। और यदि कोई मुझसे कहे कि इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल के पैरेलल वाले लाइन पर ये बताएं कि यहाँ कितना कम आएगा mg का कंपोनेंट, तो यहाँ पर एंगल कितना है? थीटा। इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। सर आप चैप्टर मत बदला करो यार, वेक्टर पढ़ाओ वेक्टर। चलो वापस आते हैं। एक काम करो, एक पत्थर को फेंकते हैं हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पे 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। ध्यान से देखिए, तो ये फिजिक्स में इसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर चैप्टर, अरे घबराओ मत, घबराओ मत।
आपको जो ये दिख रहा है, हाँ पीछे वाले पेज पे वापस आएंगे, घबराओ मत। पहले मुझे ये बताओ, ये जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है 40 मीटर पर सेकेंड, उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, यू एक्स कितना होगा, ये आपसे बताना है। मतलब ये एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट, राइट, एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये कितना होगा, ये आपसे लिखने को कहा गया। तो कैसे सोचेंगे, तो पहले तो एक काम करो, लिखना छोड़ दो, पिछला नहीं लिख पाए, ये भी नहीं लिख पाएंगे। अकल लगाओ थोड़ा सा कि कंपोनेंट का डिफिनीशन क्या था। तो पहले वेक्टर ढूंढो, मैंने ढूंढ लिया 40 मीटर पर सेकेंड। फिर किस डायरेक्शन में चाहिए, एक्स, उससे एंगल ढूंढो, मैंने ढूंढ लिया 60 डिग्री। फिर डिफिनीशन सोचो, तो डिफिनीशन क्या था, बाय डिफिनीशन ये जो एक्स वाला कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, u cos थीटा, 40 मीटर पर सेकेंड cos 60, और cos 60 1/2 होता है, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब नोट कर लो, आप पिछला एग्जांपल छोड़ दो, यही एग्जांपल नोट कर लो, पिछला एग्जांपल छोड़कर आप यही एग्जांपल चाहो तो नोट कर सकते हो। सर ऐसे कैसे, मेरा एक पन्ना बर्बाद हो जाए, तो 5 मिनट वेट करो, फिर पिछला पेज भी दिखाता हूँ। पहले इसे नोट कर लो, एक्स कंपोनेंट, और जो टाइम पास खेल रहे हो वाई कंपोनेंट बता दो, 20√3, बहुत बढ़िया। 40 cos 90 - 60 cos 30 हो गया √3/2, तो हो जाएगा 20√3। सर आपने साइन 60 क्यों नहीं कहा ना, आज मूड नहीं है, आज मैं cos 90 - 60 बोलूंगा। तो जब भी किसी वेक्टर के आपको कंपोनेंट बनाने हो, तो वेक्टर का लेंथ ढूंढो, किस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, वो एंगल ढूंढो, और फिर उनके आप लिख सकते हैं कंपोनेंट। जिनके भी कंपोनेंट लिखने हो वेक्टर के, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड पता करो, फिर जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए उससे वेक्टर का बनने वाला एंगल पता करो, और फिर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, जहां थीटा एंगल है, मल्टीप्लाई करके आपको कंपोनेंट मिल जाएगा। पेज चेंज करूं, ऑनलाइन आदित्य पेज चेंज करूं, यहां चेक करिए, पिछला वाला, पिछले वाले में cos थीटा मत नोट करो, केवल ये क्वेश्चन में आपको इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल वाले कंपोनेंट पूछे गए हैं, तो वही नोट कर लो और कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। अरे ये अब चेंज कर दूं इसे, ऑनलाइन आदित्य ये पेज भी चेंज कर लूं। अगला पॉइंट आप लोग देखें, यहाँ इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको 10,000 बार यूज करेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ध्यान से देखिएगा, रेक्टेंगल कहते ही पहले एक्स और वाई आपको याद आ जाए, और हमेशा वेक्टर के पूंछ को ओरिजिन पे रखना, पूंछ को कहां रखना, ओरिजिन पे, और थीटा आप किसी भी एक्सिस से बनने वाला एंगल ले सकते हो,
जब आपसे कहा जाता है कि इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बताओ एफ के, मींस एक्स और वाई कंपोनेंट बताओ एफ के, तो उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ एफ को डायगोनल मानकर अगल बगल वाले एक्स वाई एक्सिस को लेकर के एक रेक्टेंगल कंपोनेंट रेक्टेंगल बना लेते हैं। और जब रेक्टेंगल बना लेते हैं तो उस रेक्टेंगल के जो दो साइड होंगे ना वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाएंगे। तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के एक्सपर्ट आदमी, ये एक होगा एफ एक्स वाला एफ कॉस थीटा और एफ वाई वाला हो जाएगा एफ साइन थीटा। सर वहां क्यों लिख रहे हो एफ वाई वाला? तो वेक्टर को पकड़ के उसके पैरेलल कहीं भी ले जा सकते हो आप। एफ वाई वाला आप चाहो तो यहाँ लिख के दिखा सकते हो, एफ वाई वाला एफ कॉस थीटा। आप सॉरी एफ साइन थीटा, पैरेलल जो उठा करके ला रहे हैं उनके मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलने चाहिए। और सर ये साइन थीटा कैसे आया मुझे एक बार और समझाओ। तो एक बार और समझाने के लिए यहाँ देखना, एक तरफ थीटा और एक तरफ 90 माइनस थीटा। तो ये जो एक्स वाला टुकड़ा आप लिखोगे एफ कॉस थीटा डिफिनीशन से, और वाई वाला टुकड़ा लिखोगे एफ कॉस 90 माइनस थीटा। और आप ट्रिग्नोमेट्री में शायद ये पढ़े होंगे एफ कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? साइन थीटा। आप ये काम कर लो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में थीटा जिस एक्सिस से बन रहा है, थीटा जिस एक्सिस से बन रहा है उस एक्सिस पे कंपोनेंट लिखो कॉस थीटा के साथ, और दूसरी तरफ जो होगा वाई एक्सिस यदि है तो साइन थीटा के साथ लिख दो, क्योंकि हमेशा आएगा वहां 90 माइनस थीटा, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। रेक्टेंगल मतलब दो साइड 90 डिग्री पे। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की जब मैं बात करता हूं तो ये एक तरफ कॉस थीटा तो दूसरी तरफ साइन थीटा। अच्छा यहाँ इस चित्र में बताना, ये एक वेलोसिटी है जो डायग्राम में बना रहा हूं अगले पेज पे। सर पुराना पेज मैंने नहीं लिखा, छोड़ दो। ये v है 10 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री पे टुवर्ड्स 30 डिग्री, थैंक यू, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स 30 डिग्री फ्रॉम प्लस एक्सिस टू प्लस वाई एक्सिस। आपने इतनी लंबी कहानी लिखी कि 10 वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है टुवर्ड्स 30 डिग्री, कहां से? फ्रॉम प्लस एक्स एक्सिस, किसकी तरफ? प्लस वाई की तरफ। अब आपको वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट बताना है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये हमें बताना है। तो कैसे हम सोचें? तो जिधर एंगल है जिस एक्सिस के साथ, वो वाला टुकड़ा जब आपसे कहा जाएगा तो सीधे लिख दोगे v cos 30। v का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड और cos 30 आप जानते हैं √3/2, ये 5√3 और यूनिट भी बोलना पड़ेगा बालक, मीटर पर सेकेंड। और यदि आपसे कोई कंपोनेंट बता दो मुझे तो y कंपोनेंट से लिखोगे ये v के साथ साइन थीटा, v साइन 30, 10 साइन 30, 5 मीटर पर सेकेंड। ये x और y टुकड़ा लिखने की प्रैक्टिस करना है, ये बहुत काम का होगा हमारे लिए। अच्छा मैंने पहले आपको डिफिनीशन याद करवाया हुआ है, पक्का ना? यहाँ पर देखो तो एक वेक्टर है f जो कितने न्यूटन का है? 15 न्यूटन का है, और यहाँ बना रहा है 37 डिग्री। ये कौन से एक्सिस से बना रहा है? तो सर आपने एक्सिस का नाम नहीं रखा है, ले y और x, तो कहो सर माइनस वाई एक्सिस से बना रहा है, पक्का ना? अब बताओ तो हाँ वेट कर लो बालक, ये y एक्सिस। अब बताओ y वाला टुकड़ा कितने का लिखना चाहिए मुझे आदित्य? तो f cos 37, और ये वाला कितना लिखना चाहिए? f sin 37। एक तरफ cos तो दूसरा बचा कौन? sin, 90 माइनस थीटा होने के कारण। यहाँ चेक करो ना, f कितना 15 इंटू साइन 37, साइन 37 याद हो गया है क्या आप लोगों को? ये 3/5, तो ये हो जाएगा 9 न्यूटन, और इधर वाला हो जाएगा 15 इंटू 4/5, 12 न्यूटन। तो आपको
ये x और y, क्या आदित्य यही जानना था? क्लास वाले आदित्य और ऑनलाइन आदित्य, आप एक बार पीछे वाला पेज नोट कर लीजिए, फिर मैं चेंज करता हूँ। यहाँ मैंने केवल और केवल कंपोनेंट की बात की है और कुछ बात नहीं की है। एक्स वाला कंपोनेंट का मतलब एक्स का टुकड़ा। अच्छा, इसमें एरो कैसे दें, ये थोड़ा कंफ्यूजन है क्या? क्या ये कॉस साइन में ही कंफ्यूजन था, वो दूर हो गया? ठीक, जिधर एंगल थीटा दिखे, ये नहीं जरूरी कि एक्स वाला मैं कॉस लिखूंगा, ये मत याद करना। जहां थीटा दिखे ना, उस साथ वाला जिस एक्सिस के वहां कॉस, और दूसरी तरफ साइन, क्योंकि दूसरी तरफ होगा 90 माइनस थीटा। या तो 90 माइनस थीटा कॉस में यूज करो, या जब पता है यार वो साइन आएगा तो क्यों बार बार लिखे कॉस 90 माइनस, सीधे लिख दे साइन। ठीक है, तो हम लोगों का ये सबसे ज्यादा यूज आएगा कंपोनेंट में, ये टुकड़ा करना, ये कंपोनेंट में टुकड़ा करना, ये बहुत बार यूज में आने वाला है। चलिए नेक्स्ट पेज भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पेज भी नोट कर लीजिए। तो आज हम लोगों ने वेक्टर से अपनी जान पहचान थोड़ी और बढ़ाने की कोशिश की। दो नए टर्म आए हैं आज के क्लास में मेनली। एक तो कंपोनेंट के साथ कंफर्ट बढ़ाया है हमने। कंपोनेंट वर्ड आएगा तो आपने एनएलएम देखे थे, लेकिन वहां डिफिनीशन नहीं था। आज आपके पास डिफिनीशन है और आपको ये पता है कि हमेशा एक्स और वाई कंपोनेंट ही नहीं होता, बहुत तरह के कंपोनेंट हो सकते हैं। कंपोनेंट का डिफिनीशन लेकिन नहीं बदलेगा। किसी वेक्टर से थीटा एंगल पे कंपोनेंट वेक्टर का लेंथ इनटू कॉस थीटा, चाहे डायरेक्शन 25 तरह के हो या 50 तरह के, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में आएंगे, एक्स और वाई 90 डिग्री वाले दो, तब जहां जिसके साथ थीटा होगा उसके साथ कॉस थीटा टुकड़ा लिखेंगे और उसके अपोजिट वाले एक्सिस पे साइन थीटा लिखेंगे। और एक कि दो वेक्टर के बीच का एंगल, उसको भी ठीक से देखने की कोशिश शुरू की। और एक कि स्केलर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है, स्केलर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है, उसको भी हम लोगों ने देखने की कोशिश की। अगले टर्न पे हम लोग वेक्टर एडिशन सीखेंगे। आपका टेस्ट है आई थिंक, तो मेरे अगले लेक्चर से पहले होगा। कब है? 28 संडे है। ठीक, तो उस टेस्ट में आपके यूनिट एंड डायमेंशन के ही क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन टोटल है, जिनमें से 20 क्वेश्चन होंगे जो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन होंगे जो इंटीजर टाइप होंगे, जिसमें इंटीजर वैल्यू आपको ओएमआर शीट में लिखना होगा। ठीक है, और 20 जो ऐसे होंगे जिनमें आपके सिंगल करेक्ट चॉइस एबीसीडी 4 ऑप्शन होंगे, उनमें कोई एक सही होगा। ठीक, अब उनमें भी 3 क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेशन से। कॉस थीटा का अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद कर लो, क्या लिखवाया था मैंने, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। साइन थीटा का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या था, थीटा। और टेन थीटा का क्या था अप्रोक्सीमेट वैल्यू, थीटा। ये सारे थे, थीटा रेडियन में लिखते थे, थीटा वेरी स्मॉल होना चाहिए था। और 1 प्लस एक्स टू द पावर एन को क्या लिखते थे, 1 प्लस एन एक्स। और एक आइडिया बताया था ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यदि कहीं पर आ रहा है 3300, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा। तो ये क्या लिखते, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 3। तो ये 3.3 5 से कम है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को क्या दोगे, 3। 10 के पावर वाले को, यदि वो 5 से ज्यादा होता था तो जनरली मैं पहले वाले को 10 करके वो 10 टू द पावर 4 कर देता। एक क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का, एक अप्रोक्सीमेशन का, दो आपके साइन वाले अप्रोक्सीमेशन के, एक बाइनोमियल वाले अप्रोक्सीमेशन के, कितने 3-4 हो गए। तो ये 3-4 क्वेश्चन वो है, बाकी सारे के सारे आपके यूनिट एंड डायमेंशन वाले। ठीक है, चलिए संडे का टेस्ट बढ़िया से दीजिएगा। ये दोनों पे चलेगा, लेकिन 3.3 के लिए आप ऐसा कुछ है तो आप 5 लेके ही कर दीजिएगा। अभी आप 5 लेके ही अप्रोक्सीमेशन करिएगा। 5 से नीचे आए तो 1 कर दीजिए पहले वाले पार्ट को, और 5 से ज्यादा आए तो 10 कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ बोलो, हाँ बोलो। अभी के लिए ये क्लास इतना ही।